तो विकास भैया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सखियों मुझसे कहकर जाते कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा। छोटा वाला भी, छोटा वाला में कुछ नहीं आएगा, 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आएगा कि इसके कवि का नाम क्या है, ये वो इसका वक्ता कौन है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ताकि हम लोग को पता रहे कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, माने कौन कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए सखियों मुझसे कहकर जाते से क्वेश्चन है, जाए सिद्धि पावे वे सुख से। तो वे कहकर किसे संकेतित किया गया है, पंक्ति का भाव स्पष्ट करे। बस यही जो भाव स्पष्ट करने के लिए पूछा जा रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, तो देखिए क्या हो जाएगा कि ये वे कहकर किससे किसको कहा जा रहा है। तो वे कहकर कहा जा रहा है सिद्धार्थ को कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, पंक्ति का भाव स्पष्ट करे। तो जाए सिद्धि पावे वे सुख से, इसका मतलब क्या है कि पहले तो यशोधरा गुस्सा थी कि वो चले गए हैं बिना कुछ बोले, लेकिन बाद में वो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है चले गए, ठीक है सिद्धि पाने के लिए गए हैं तो जाए ठीक से सिद्धि पाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। तो यहाँ स्वामी किसे कहा गया, सिद्धार्थ को। पंक्ति का भाव स्पष्ट करे, तो पंक्ति का भाव क्या है कि स्वामी गए हैं सिद्धि पाने के लिए, तो अच्छी बात है, लेकिन बता कर तो जाना चाहिए था, इसलिए क्या है ये गुस्से में है। इधर ही बार तो पर्दा थोड़ा ठीक से लगा दे मनीष, पर्दा थोड़ा ठीक से लगा दे। यहाँ स्वामी सिद्धार्थ को कहा गया है, सिद्धू हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। यहाँ स्वामी तो ये हो गया। उसके बाद 3 नंबर, कहा तो क्या मुझको वे अपनी पद बाधा ही पाते, पंक्ति का भाव स्पष्ट करे। तो देखो शायद मेरा सखियों मुझसे कहकर जाते का अच्छा से समझाया हुआ होना चाहिए। ठीक, तो बस हम लोग अगर ये इसका व्याख्या हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 3 मार्क्स का सारा क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर करना है। देखो यहाँ पर भी वही है, राजे ने अपनी रखवाली की, राजे ने अपनी रखवाली की। यहाँ राजे से किसे संकेतित किया गया है, पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो राजे ने अपनी रखवाली की, इसका भाव स्पष्ट करना है क्या होता है। तो राजे ने अपनी रखवाली के लिए किला बनाया तथा बड़ी बड़ी फौजें रखी, फौजों में सैनिक रखे। इसके अलावा उसने चापलूस, सामंत, स्वार्थी, ब्राह्मण, कवि, लेखक, इतिहासकार तथा नाट्य कलाकारों को भी शामिल किया। तो ये सब है, ठीक है। तो आँख खुली राजे ने अपनी रखवाली की, तो ये सब बस आपको क्वेश्चन कविता का व्याख्या पढ़ लेना, आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। 3 मार्क्स का बड़ा ही आसान आएगा। हमको जो ध्यान देना है वो देना है 5 मार्क्स में, मैंने 5 या 6 मार्क्स वाला पे। 6 मार्क्स वाला शायद आ गया है, ये 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बस उस पर थोड़ा ध्यान देना है। देखिए यह है 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा। सखियों मुझसे कहकर जाते, सखियों मुझसे कहकर जाते कविता में व्यक्त यशोधरा के भावों को अपने शब्दों में लिखो। यशोधरा का क्या भाव था। सखियों मुझसे कहकर जाते कविता का मूल भाव लिखो। सखियों मुझसे कहकर जाते कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो। सखियों मुझसे कहकर जाते कविता में निहित संदेश को अपने शब्दों में लिखो। सखियों मुझसे कहकर जाते कविता का आधार पर यशोधरा के मन में आने वाले विचारों तथा भावों को लिखो। ये सब है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के कारण हुई यशोधरा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, अथवा यह सिद्धार्थ के गृह त्याग के कारण यशोधरा ने अपने मनोव्यथा को किस प्रकार प्रकट किया है। अगर ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक ही तरह का आंसर लिखना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, थोड़ा वीडियो को जल्दी जल्दी करते हैं, फास्ट फास्ट बोलते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए और मैंने एग्जाम के लिए थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन पाए। सखियों मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित चंपू काव्य यशोधरा से लिया गया है। चंपू अर्थात गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है, ठीक है। चंपू काव्य में क्या होता है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिला हुआ रहता है, जिसको पढ़ने से क्या लगता है कि हम लोग कहानी की तरह ही पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं चंपू काव्य। तो चंपू काव्य सखियों मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक चंपू काव्य है। यशोधरा अपनी पति सिद्धार्थ द्वारा बिना बताए उसे और पुत्र राहुल को सोई अवस्था में छोड़कर गृह त्याग करने के कारण बहुत दुखी है। यह दुख वो अपनी सखी के सामने व्यक्त करते हुए कहती है कि उनके पति ने, थोड़ा इसको बड़ा कर देते ताकि आप लोगों को थोड़ा ठीक से दिखाई दे, ठीक। तो पति ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक दुख को दूर करने के लिए संन्यास लिया है। यह तो गौरव की बात है, लेकिन वे बिना बताए गए, यही अत्यंत दुख की बात है। अगर वे यशोधरा से बता कर जाते तो यशोधरा उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती, फिर भी उन्होंने यशोधरा से यह बात नहीं बताई, यह दुख की बात है। यशोधरा कहती है कि पति के रूप में सिद्धार्थ ने उसको काफ़ी माना,
लेकिन वे यशोधरा को नहीं पहचान पाए। अगर वे अपने मन की बात यशोधरा के सामने प्रकट कर देते तो वह उनकी बात को सहर्ष मान लेती। आप लोग 1 सेकंड यहीं पर रुक जाइए, हम थोड़ा उसको बोले पर्दा लगा दें, लेकिन वो पर्दा लगाया नहीं, और ये पर्दा नहीं लगाने से थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। आप लोग 2 मिनट नहीं 30 सेकंड कितना लीजिए बस। अभी गए अभी तो आई होप कि आप लोग को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा, नहीं करना पड़ा हुआ होगा। तो चलिए लगाते हैं माइक और वो बतना शुरू करते हैं। यशोधरा कहती है कि पति के रूप में सिद्धार्थ ने उसको काफ़ी माना, लेकिन ये यशोधरा को नहीं पहचान पाए। अगर वो अपने मन की बात देखो, जब तक पर्दा नहीं लगा हुआ था तब तक मेरा मन का जो अंदर का जो चीज़ है वो नहीं जगा हुआ था। अब पढ़ाना स्टार्ट होगा कि यशोधरा कहती है कि पति के रूप में सिद्धार्थ ने उसको काफ़ी, अरे इस एक ही लाइन में कितना पढ़ेंगे हम। अगर वो अपने मन की बात यशोधरा के सामने प्रकट कर देते तो वो उनकी बात को सहर्ष मान लेती। याद दिलाते हुए कहती कि यह छत्राणी है और उसे अपने पत्नी धर्म का पूरा पता है। आवश्यकता पड़ने पर एक छत्राणी स्वयं पति को सुसज्जित कर रण क्षेत्र में भेज देती है। वह अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है कि अब वह गर्व भी किस पर करे, क्योंकि उसको जिसने अपनाया था उसी ने उसका त्याग कर दिया। अब तो केवल उनकी यादें ही शेष हैं। भले ही उसकी आंखों से निकले आंसू सिद्धार्थ को निष्ठुर कहें, लेकिन वह जानती है कि सिद्धार्थ उसके आंसू को सहन नहीं कर पाते। यही कारण है कि उन्होंने चुपचाप गृह त्याग कर दिया। खैर, अब उन्होंने गृह त्याग कर ही दिया है तो वे सुखपूर्वक उन सिद्धियों को प्राप्त करें जिसके लिए उन्होंने गृह त्याग किया है। यशोधरा के माध्यम से गुप्त जी ने यह संदेश देना चाहा है कि भारतीय नारी पुरुष के मार्ग की बाधा नहीं बल्कि सहगामिनी है। सहगामिनी बने, वो जो करना चाहती है भारतीय नारी उनका साथ देगी। ठीक, तो नारी का जीवन संघर्ष, त्याग और नवीन विचारों से भरा होता है और वह भी पुरुषों के समान सारे सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम होती है, ऐसा मैथिली सरगिप्त जी का कहना है। तो क्या नारियों ये सही है, हाँ या ना? तो देखिए थोड़ा सा हम भी अपने विचार को प्रकट कर देते हैं इन सब क्वेश्चन पे। ये क्या है, मेन रूप से क्या था कि सखियों मुझसे कहकर जाते कविता का सारांश था। इसमें यशोधरा का दुख बताया गया है। इसके कवि का नाम लिख लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्याख्या पूछे, कुछ पूछे, आपको कवि का नाम लिख देना है ताकि याद रहे, एग्जामिनर को ऐसा भरोसा रहे कि आपने पढ़ा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाली कविता और कहानी और उसके कवि का नाम ही याद करके चल जाते हैं, बस हो गया, और कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं। तो ऐसा हम भी करते थे कभी। तो इसके बाद देखते हैं, सखियों मुझसे कहकर जाते काव्यांश के आधार पर यशोधरा की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। यहाँ पर क्या दिया, यशोधरा की चारित्रिक विशेषता। हालांकि ये कविता है लेकिन कविता में भी चारित्रिक विशेषता दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य पात्र कौन है, यशोधरा ही है। तो यशोधरा की हम लोग चारित्रिक विशेषताओं का बात करें तो हम लोग चारित्रिक विशेषता पॉइंट वाइज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाइज नहीं दिया गया है, तो हम लोग लेकिन पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। देखो पॉइंट वाइज क्या लिखेंगे, देखो समझदार है, ठीक है, अति प्रेम करने वाली स्त्री है। ये पति से इतना प्रेम करती है कि वो पति के नहीं चले जाने से वो गुस्सा है। ठीक है, गुस्सा कोई इंसान कब होता है, अगर वो उनको चाहती ही नहीं। ठीक, अगर वो सिद्धार्थ को चाहती ही नहीं और वो ऐसी बिना बताए चले जाते तो ये तो बड़ा खुश होती कि गया, यही तो इंतजार करते हम कब से कि ये चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बड़ा प्रेम करती थी अपनी पति से, इसलिए वो क्या है, गुस्सा है उनसे कि बड़ा व्याघात उनको लगा कि वो बिना बताए सिद्धि पाने के लिए चले गए। तो एक हो जाएगा प्रेम से परिपूर्ण पति के लिए, और दूसरा हो जाएगा त्याग की भावना। ठीक, यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कविता में कि क्षत्रिय धर्म। अच्छा, एक आप इस कविता का लाइन भी अगर लिख देंगे ना तो बड़ा अच्छा उत्तर माने बड़ा अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। कि क्षत्रिय धर्म वाला लाइन है कि ये छत्रानी हामी भर देती है रण में, ऐसा लाइन लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि क्या है कि त्याग वाली भावना है इनके अंदर, कि ये अपने पति को, ये लोग क्या करती है कि ये अपने पति को रण में भी सुसज्जित करके भेजती है कि जाइए लड़िए। ठीक है, अगर उनका पति क्या करना चाहे, युद्ध में लड़ने जाए या फिर कुछ भी करने जाए, तो ये लोग उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती, उनके मार्ग की उनके साथ सहगामी होती है, जैसा कि उन्होंने कहा। और क्या हो जाएगा, चारित्रिक विशेषता है तो पॉजिटिव थिंकर है, तो ये क्या है, सकारात्मक सोचने वाली है। ठीक है, सकारात्मक सोच कैसे है, तो ये हम लोग को लास्ट लाइन में पता चलता है कि देखो कैसे पता चलता है कि जब ये बोलती है कि चलो चले गए तो ठीक है, क्या करने गए हैं,
सिद्धि पाने के लिए गए हैं, ठीक। और एक न एक दिन तो आ ही जाएंगे, तब मैं उनको बताऊंगी, ठीक है। तो इनके दिमाग में क्या है, चले गए हैं उसके बारे में नहीं सोच रही है, दिमाग में क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग है कि गए हैं तो लौटेंगे तो ज़रूर, ठीक है। तो लौटेंगे, एक ना एक दिन तो ज़रूर लौटेंगे। तो इनके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग, तो आप लोग बोल सकते हैं सकारात्मक सोच वाली भी है। और आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो और क्या लिख सकते हैं, और देखते हैं यशोधरा के बारे में हम। तो निस्वार्थ प्रेम आप लोग लिख सकते हैं। आत्म समझदार में तो आत्म मंथन भी आ जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, ये तो आ ही गया कि ये क्या है, त्याग की भावना है। और इसके अंदर कौन सी भावना है, तो नाराजगी है, गुस्से की भावना है, ठीक। तो भी लिख सकते हैं कि ये भारतीय नारियों जैसी ही है, जो कि बात बात पे गुस्सा हो जाती है, ठीक। तो ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो और आप लोग सोचिए और क्या लिख सकते हैं इनके बारे में, चारित्रिक विशेषता और क्या हो जाएगा इनका। महारानी है, आप लोग लिख सकते हैं कि यशोधरा बहुत सुंदर थी, ठीक है, ये भी चारित्रिक विशेषता ही है, लेकिन कविता में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि वो सुंदर थी, ठीक। और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सहगामी लिख सकते हैं कि ये क्या करती थी, अपने पति के सहगामी थे, वो पति जो करना चाहती थी उसमें वो बाधा नहीं बनती, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, सखियों मुझसे कहकर जाते, अगर आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलने का संभावना है, 4 पॉइंट में मिल जाएगा मार्क्स, ठीक ठाक। सखियों मुझसे कहकर जाते कविता के आधार पर गुप्त जी की नारी भावना पर प्रकाश डालें। तो ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के उपासक है। आप लोग 11वीं क्लास में आ गए तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन का अगर स्टैंडर्ड हाई आता है तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नारी चेतना के बारे में गुप्त जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो, गुप्त जी की रचना में नारी का जो भी रूप है, चाहे वह पत्नी के हो या माँ के हो, आदर्श रूप में चित्रित होता है। देखो, आदर्श शब्द का मतलब क्या होता है, आप लोग अभी एग्जाम के समय है तो आप लोग पढ़ने आए होंगे, वीडियो देख रहे हैं, तो आदर्श का मतलब आप लोग को पता नहीं होगा। तो देखो, आदर्श का मतलब होता है कि एकदम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यथार्थ मतलब होता है कि जैसा है, ठीक है। पत्नी कैसी है, आजकल की पत्नी कैसी है, झगड़ालू है, ठीक, एकदम बात बात पे गुस्सा। और क्या है, बहुत जालपा जैसी है कि ये भी चीज़ पसंद है, ये सब घूमना फिरना, एकदम चॉकलेट वॉकलेट खाना, ये सब पसंद है, तो बाहरी चीज़ों से लिप्त है। तो लेकिन आदर्श पत्नी क्या होगा कि ऐसी नहीं, थोड़ा खर्चा बचाए, खर्चा कम करे, बाहर कम घूमने जाए, घर ही में रहे, पति का प्यार दबाए, ये सब हो जाएगा आदर्श रूप। तो ये जो अपने पत्नी के बारे में, लड़कियों के बारे में लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, आदर्श रूप के बारे में ही चित्रित करते हैं। यशोधरा के चरित्र के माध्यम से इन्होंने प्राचीन नारी चरित्र को नए परिवेश और नए ढंग से प्रस्तुत किया है। केवल यशोधरा ही क्यों, साकेत, द्वापर, जयद्रथ, वध, सिद्धराज सभी रचनाओं के स्त्री पात्र प्राचीन होकर भी नवीन है। क्या कारण कि कैकेयी, सीता, उर्मिला, पांडवी, राधा, कुंती, द्रौपदी आदि में भी हमें नारी का आधुनिक रूप में वो सोच दिखाई देता है। संभवतः यह तत्कालीन राष्ट्र आंदोलन से प्रभावित है। तो ये त्याग की भावना वाली क्या है, फीलिंग है। और तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कवि है, ये जब अंग्रेज लोग का लड़ाई चल रहा था तब उस समय के कवि हैं, ठीक है। तो एक सवाल ये भी आता है कि वो अंग्रेज लोग से लड़ाई चल रहा है, तो ये पुराने समय की बातें कहाँ लिख रहे हैं। तो ये उस समय के कवियों लोग का एक तरीका था कि जो नारियां नहीं मान रही है कि अपने पति को रण में भेजा जाए, लड़ने के लिए भेजा जाए, उनके लिए कविता लिखा गया है। देखिए, सिद्धार्थ भी तो गए थे, सिद्धार्थ भी गए थे अपनी पत्नी को बिना बोले, उनकी पत्नी ने ये वाक्य बोले थे। तो आप भी तो अपनी पत्नी को जाने दीजिए, रण में जाने दीजिए, कोई अच्छे काम के लिए जाने दीजिए, ठीक है। तो ये सब है, ठीक। तो ये सब इनकी भावना को देखने को मिलता है कि इनकी जो नारियां होती है आदर्श रूप की होती है, ये सब वही करती है जो पति कहते हैं वही करती है एकदम। मेरा पति जैसा भी है, निकम्मा है, नकारा है, लेकिन मेरा पति मेरे लिए देवता है, उस टाइप की इनकी नारियां होती है, ठीक है। आदिकाल से ही समाज में नारी का स्थान सम्मान्य और पूजनीय रहा है। तो ये शोषण करने का एक तरीका है, ठीक है, कि उसको पता ना चले कि उसका शोषण किया जा रहा है। ये शोषण करने का बहुत अच्छा तरीका है।
आगे देखते हैं कि नारी पुरुष की जननी एवं सृष्टि की निर्मात्री है। नारी को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री और पुरुष के संयोग से ही समाज का निर्माण हुआ है। पुरुष के अंदर महानता का संचार हुआ है। गुप्त जी की दृष्टि में नारी पुरुषों के समान सारे कार्य कर सकती है, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सखी मुझसे कहकर जाते कविता में सुधरा के माध्यम से उनकी नारी विषयक भावना का उदात्त रूप से व्यक्त हुआ है। तो क्या क्या इन्होंने नारी के बारे में कहा है, ये सब लिखना है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डाले, गुप्त जी की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डाले, या फिर मैथिली शरण गुप्त के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डाले। तो मैथिली शरण गुप्त अपने काव्य में राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि स्थान देने के कारण राष्ट्र कवि कहलाए हैं। उन तो ये सब क्वेश्चन आंसर कभी बहुत कम ही आता है। ठीक है, ये सब लेकिन आ सकता है, काहे कि आप लोग का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है, बच्चा लोग को नहीं पूछा जाता। उनकी कल्पनाएं और भावों की अभिव्यक्ति कहीं भी मानव स्वभाव के विपरीत नहीं जाती, उनका अतिक्रमण नहीं करती। मैथिली शरण गुप्त का ज़्यादातर कविता हम लोग को चंपू काव्य में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसा कविता लिखते हैं कि लगता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बात ही पढ़ रहे हैं। ठीक, भक्ति भावना गुप्त जी राम की उपासक है। तो इनकी भक्ति भावना हम लोग क्या देखने को मिलता है, गुप्त जी राम के उपासक है, किंतु इनके राम कृष्ण से भिन्न नहीं है। साकेत में जहाँ इन्होंने राम का गुणगान किया है, वहीं द्वापर में कृष्ण का, यशोधरा में भगवान बुद्ध का, तथा काबा और करबला में हसन और हुसैन के बलिदान की गाथा गाई है। तो इन्होंने बहुत सारे कविता लिखे हैं। भक्ति भावना कैसी है, सभी को एक ही भगवान मानते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर एक है, वही ईश्वर के बहुत सारे रूप है। ठीक है, राम रहीम कृष्ण ये सब इसी का रूप है, ये ऐसा मानते हैं। समाज सुधार की प्रवृत्ति, गुप्त जी की रचना में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूत उद्धार, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह आदि का मार्मिक वर्णन हुआ है, जिससे कि समाज सुधार की प्रवृत्ति इनमें देखने को मिलती है। राष्ट्रता की भावना भी इनमें देखने को मिलती है। गुप्त जी की रचना में राष्ट्रता की भावना कूट कूट कर भरी है। इनकी राष्ट्रता महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, अनशन आदि से प्रभावित है। नारी के प्रति श्रद्धा और सहानुभूति, गुप्त जी ने अपने काव्य में उर्मिला और यशोधरा जैसी नारियों के जीवन को अत्यंत ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ऐसा वो श्रद्धा सहानुभूति दिखाते थे महिलाओं के प्रति, ये सब लिख के। मानवतावादी दृष्टिकोण, गुप्त जी के काव्य का चरम लक्ष्य सामाजिक सेवा व भुवन माने संसार सेवा ही था। मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा है, न तन सेवा न मन सेवा न जीवन और न धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा सदा सच्ची भुवन सेवा। तो देखिए कितने बढ़िया लाइन है, न तन सेवा न मन सेवा न जीवन और न धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा सदा सच्ची भुवन सेवा। ठीक, बड़े लाइन समझ में ना आए क्या लिखा है, लेकिन पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ठीक, और वह पढ़ते हैं, न तन सेवा न मन सेवा न जीवन और न धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा सदा सच्ची भुवन सेवा। बड़ा बढ़िया कविता था। और इसके बाद ही हम लोग का खत्म हो जाता है क्या, तो ये कविता खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं राजे ने अपनी रखवाली की। इसका भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन सर पढ़ते हैं। राजे ने अपनी रखवाली की कविता का सारांश लिखे, या फिर राजे ने अपनी रखवाली की कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखे, या राजे ने अपनी रखवाली की कविता में व्यक्ति कवि के विचारों को लिखे। तो हालांकि हम आप लोग को सजेशन नहीं करा है, मैंने ये क्या बोल रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर नहीं करा है, तो मॉडल पेपर हमको कराने दो पहले। ठीक है, मॉडल पेपर में हम दिखा देंगे, मैंने देख लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है किस किस पार्ट से। तो अगर सारा कविता मिला के एक ही क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को ये सारा कविता पढ़ने दरकारी का है। ठीक, एक ही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, एक ही चैप्टर बढ़िया से पढ़ के जाएंगे। तो हालांकि कम टाइम में इसीलिए। ठीक, तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बहुत बच्चे हैं कि अभी एग्जाम टाइम में ही पढ़ने बैठते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ने बैठते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, उन लोगों को सारा नहीं पढ़ के जाना है, कुछ कुछ पढ़ के जाना है। तो उन लोगों के लिए पहले मैं मॉडल पेपर देख लूँ, उसके बाद मैं बना दूंगा। हालांकि 4 दिन बाद ही एग्ज़ाम है, तो मैं हिंदी कंप्लीट कर दूंगा उससे पहले। एग्ज़ाम के पहले करना भी तो है भैया, अब थोड़ा पहले करिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।